कनेक्ट हो गए। नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है आई थिंक। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? आसना चौरसिया, क्या आवाज आ रही है? सर थोड़ा बहुत अटक रहा है। हाँ, वो नेटवर्किंग का प्रॉब्लम है मे बी। अभी क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना या समूहीकरण, ग्रेडिंग और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। ग्रेडिंग और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज। इसके अंदर हमें करना यानी डिपार्टमेंटल और एरिया के आधार पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके पश्चात आफ्टर जो डिपार्टमेंट के एरिया खंडों में यानी कि उसको पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये विभाजित करने का एक आधार हो। और उसके अंतर्गत जो उपक्रम होते हैं उसके जो मूल कार्य जैसे के आधार पर उसको तैयार किया जाता है। और इसके उपरांत ही जो हम दूसरे स्टेप लेते हैं या उसका द्वितीय वर्गीकरण होता है, वह उत्पादन के प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। आपके जो कंज्यूमर्स हैबिट्स हैं, उनकी जो रुचि है, हॉबीज है, उसके अनुसार से यानी कि ग्राहकों की प्रवृत्ति, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, जो विभिन्न प्रोडक्शन होते हैं उनकी विभिन्नताएं विविधताएं और विक्रय की विविधताएं आदि को भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर उसको विभाजित। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों के मध्य विभाजन। कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन। Allocation of working among the employees यानी क्रियाओं का श्रेणीकरण करने के पश्चात विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यताओं के आधार पर और उनकी रुचि के अनुसार से कार्यों का विभाजन। ठीक है, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन करना। तो जो एम्प्लॉय है उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग यानी कि काम का विभाजन जिस तरीके से किया जाना है, तो उसमें उनकी एलिजिबिलिटी और उनकी हॉबी के अनुसार से यदि किया जाए तो उसका रिजल्ट जो है वह पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ऐसे करते समय प्रत्येक कर्मचारी के उसके उत्तरदायित्व की सीमा को निर्धारित की जाती है। किसी कार्य हेतु कर्मचारी के जो उत्तरदायित्व ना रहे, ऐसे आवश्यक उसमें प्रशिक्षण भी उनको प्रदान किया जाना, यानी उसकी स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि वह उसके बारे में नहीं जानता तो उसको प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ये तो हुआ अलॉटमेंट ऑफ वर्क। तो अलॉटमेंट ऑफ वर्क कार्यों का आवंटन, आप ये कह सकते हैं कार्यों का आवंटन। अलॉटमेंट ऑफ वर्क, कार्यों का विभाजन होना चाहिए। तो क्रियाओं के समूहीकरण जो है ग्रुपिंग के बाद, इसमें विभिन्न व्यक्ति को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार से उसके एफर्ट के अनुसार से उसको उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए और एक सीमा उसके लिए निर्धारित करना चाहिए।
अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जब कार्यों का विभाजन हो गया, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन हुआ, कार्यों का आवंटन हो गया, तो भाई जब कार्यों का आवंटन होगा और उनको कार्य सौंपे जाएंगे तो वहां पर मुख्य रूप से बात उठेगी उनकी अथॉरिटी और लायबिलिटीज की। तो अथॉरिटी और लायबिलिटीज के लिए हम यहाँ पर पॉइंट करते हैं अधिकार, अधिकार सत्ता, ठीक है, कर्तव्य, उनके क्या कर्तव्य होने चाहिए, एवं दायित्वों की व्याख्या, क्या उसके लायबिलिटी होनी चाहिए। तो डिफाइनिंग अथॉरिटी, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आप ये कह सकते हैं। तो कर्मचारियों को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार से काम सौंप देने के पश्चात उन्हें अपने कार्य को सही ढंग से करने के लिए, निष्पादित करने के लिए अधिकार, अथॉरिटी देने की आवश्यकता होती है। उनको उनकी ड्यूटीज बताने की आवश्यकता होती है और उनके जो लायबिलिटी है वो इसकी स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिए कि वह उस कार्य के लिए उसको क्या अथॉरिटी मिली है, क्या ड्यूटीज मिली है और क्या लायबिलिटी है, यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। तो यह एक कर्मचारी के कार्य में दूसरे कर्मचारी की अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकता है, यानी कि एक दूसरे कर्मचारी की जो अनावश्यक हस्तक्षेप होते हैं, यानी कि उसमें इन्वॉल्वमेंट जो होता है, इससे बचा जा सकता है और वह कर्मचारी जिसको जो कार्य सौंपा गया है वह उस कार्य को अच्छी तरीके से अपने विवेक से, अपने अनुभव से, अपनी योग्यता के आधार पर और ड्यूटी और लायबिलिटी के अंतर्गत वह उन कार्यों को संपादित कर सकता है। नेक्स्ट, अब जब ये सारी बातें आई तो भाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी अधिकारों को सौंपा जाना, अधिकार का सौंपा जाना। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं इसमें अधिकारों का सौंपा जाना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो प्रत्येक कर्मचारी को आवश्यक अधिकार दिए जाते हैं, सौंपे जाते हैं, ताकि वह अपने उत्तरदायित्वों को, अपने लायबिलिटीज को सही तरीके से वह निभा सके। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो उत्तरदायित्वों के अधिकारों को सौंपा जाना सर्व उचित होता है। किसी व्यक्ति को कितने अधिकार प्रदान किए जाएं, यह कार्य के प्रकृति और उसके संबंधों और उसके उत्तरदायित्वों और पद के आधार पर निर्भर होता है। जो पोजीशंस होते हैं, उनकी लायबिलिटीज जो है, अथॉरिटीज जो है, वर्किंग नेचर के आधार पर यह प्रदान की जाती है। तो वास्तव में हम देखें तो अधिकार तथा उत्तरदायित्व ये दोनों एक दूसरे के निकटतम हैं और निरंतर साथ चलने वाली होती हैं। तो यहां पर अधिकारों का सौंपा जाना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आगे बढ़ते हैं इसमें, जब अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो इसमें कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है, समन्वय, संतुलन एवं संबंध स्थापना, ओके, एस्टेब्लिशमेंट, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिलेशनशिप। तो किसी भी उपक्रम में संगठन की ये महत्वपूर्ण बातें हैं। यह संगठन की स्थापना की दिशा में उठाए जाने वाला ये मुख्य बिंदु है, या हम कहें कि ये लास्ट स्टेज है, जहां पर जो डिपार्टमेंट है, सब डिपार्टमेंट है, ग्रुप्स हैं,
व्यक्तियों का समूह है, तो उसमें व्यक्तियों की क्रियाओं के मध्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन, एस्टेब्लिशमेंट, बैलेंसिंग और रिलेशनशिप, इसकी स्थापना करने की आवश्यकता होती है। संगठन के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना अति आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल सभी में होना चाहिए। विभागों में, विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के मध्य में, ठीक है भाई। ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें उच्च अधिकारी से लेकर निम्न जो एम्प्लॉय होते हैं वह शामिल होते हैं। तो इसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो अन्य जो विभाग हैं, इसके अंतर्गत जो कर्मचारी हैं, कार्य कर रहे हैं, उनके मध्य में उनकी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और एक मधुर संबंध होना चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को संपूर्ण संगठन के साथ उसके संबंध जो है उसको संतुलित करने की आवश्यकता होती है और इससे अवगत कराया जा सकता है। तो संगठन, यदि हम इतनी बातों को देखते हैं तो संगठन प्रक्रिया के प्रमुख कदम जो हैं उसमें हम ये लेते हैं कि विभिन्न पदों के साथ संलग्न किए जाने वाले उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए। प्रबंधकीय पदों पर नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों का आवंटन होना चाहिए। प्रबंधकों के मध्य कुछ औपचारिक और अनौपचारिक संबंधों का निर्धारण किया जाना चाहिए। उनके मध्य अनौपचारिक संबंधों का विकास किया जाना चाहिए। जैसे कि डोनाल्ड जो है, इन्होंने इनके संगठन प्रक्रिया इसके साथ उन्होंने ये कहा कि संगठन प्रक्रिया की स्थापना में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उपक्रम के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि उपक्रम के उद्देश्यों को निर्धारित, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब तक के उद्देश्य को निर्धारित नहीं किया जाएगा उसमें किए जा सकते हैं। तो उद्देश्यों को निर्धारित करना, गोल गोल्स को तैयार करना बहुत जरूरी। मोर्चाबंदी होनी चाहिए, नीति और योजनाओं का निर्माण, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं का निर्धारण किया जाना, क्रियाओं को अंकित करना, उसका वर्गीकरण करना, क्रियाओं का सामूहिकरण करना, प्रत्येक समूह को उसके माध्यम से क्रियाओं के निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार यानी राइट्स, लायबिलिटीज, अथॉरिटी, ड्यूटीज, ये सारी चीजें की आवश्यकता होगी। और समय समय पर जो समूह है उनके कार्यों का विश्लेषण होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, और उसके अनुसार से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जिससे निर्धारित योजनाओं के कार्यों को प्राप्त किए जा सकते हैं। ओके, तो ये रहा, आज हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांतों की बात करेंगे। अभी आपका नेक्स्ट क्लास है तो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। ओके, क्लियर? अब आपका जो नेक्स्ट क्लास है आप वो ज्वाइन कर लें।